कहानी शुरू होती है फ्रैंक और उसकी वाइफ मैरी से, जहां फ्रैंक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी ही कुछ लापरवाहियों की वजह से वो हमेशा के लिए अपनी वाइफ को खो देता है और इस वजह से वो गिल्ट से कभी भी बाहर ही नहीं आ पाता कि उसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई है। लेकिन फिर अपने एक दोस्त की मदद से आखिर कैसे फ्रैंक अपनी वाइफ से दोबारा मिलने के लिए साइंस को चैलेंज करता है और क्या उसका ये चैलेंज पूरा हो पाता है, जानेंगे अपनी आज की इस स्टोरी में। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब। आज फ्रैंक और उसकी वाइफ मैरी काफी खुश थे। फ्रैंक ऑफिस से जल्दी भी आ गया था क्योंकि उसे मैरी के साथ पार्टी में जाना था। दोनों शाम को पार्टी में जाते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी का मजा लेते हैं। फ्रैंक मैरी से थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहता है। तब तक वो पार्किंग से गाड़ी लेने चला जाता है। सुनसान सड़कें और एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव। दोनों इस मोमेंट को काफी एंजॉय करते हैं। फ्रैंक ने काफी ड्रिंक किया था, इसलिए मैरी उसे संभल के गाड़ी चलाने को बोलती है, लेकिन फ्रैंक अपनी खुशी में इतना मशगूल रहता है कि वो मैरी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता और गाते गुनगुनाते हुए गाड़ी चलाता रहता है। लेकिन तभी आगे एक दूसरी गाड़ी से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद जब फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसकी वाइफ मैरी कोमा में चली गई है और अब उसके पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। बहुत मुश्किलों से डॉक्टर्स ने उसे भी बचाया। फ्रैंक को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता रहा। अगर उसने मैरी की बात मान ली होती तो शायद आज मैरी ऐसे ना पड़ी होती। अब उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी और एंगर और फ्रस्ट्रेशन में उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश करी, लेकिन इस बार भी उसे जैसे तैसे करके उसके एक दोस्त ने बचा लिया। फ्रैंक अपने दोस्त ड्रेक से बताता है कि उसने मैरी के साथ बहुत गलत किया और आज अगर मैरी इस हाल में है तो इसमें पूरी गलती उसी की है। ड्रेक फ्रैंक को समझाते हुए कहता है कि अगर सच में वो मैरी से इतना प्यार करता है तो वो सिर्फ उसे मैरी के पास एक बार ले चले, जहां से वो मैरी के ब्रेन, बॉडी, जीन्स और कुछ और सैंपल्स कलेक्ट करके कुछ ऐसा बना सकता है जिससे वो एक बार फिर मैरी के साथ अपनी लाइफ बिता सकेगा। ये सुनकर फ्रैंक उसकी तरफ देखने लगता है। तब ड्रेक उसे बताता है कि दरअसल वो एक रिसर्च कर रहा है जिसमें वो किसी भी इंसान के ब्रेन, बॉडी स्ट्रक्चर और उसके जीन्स के सैंपल को लेकर एक आर्टिफिशियल वूम्ब के जरिए उस बच्चे में डालकर एक ऐसा शख्स बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल उसी इंसान की तरह दिखाई दे और वैसा ही रिएक्ट करे जिस इंसान की जीन्स और माइंड स्ट्रक्चर हमने उसके अंदर डाले हैं। ड्रेक फ्रैंक को ये समझाता है कि वो सारे सैंपल्स लेकर उसे लैबोरेटरी में कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि वो लड़की जब बड़ी होगी तो वो बिल्कुल मैरी की ही तरह दिखेगी और उसकी ही तरह बिहेव भी करेगी। फ्रैंक इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अब तक मैरी की डेथ भी हो चुकी थी और अब फ्रैंक के पास ड्रेक के एक्सपेरिमेंट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था मैरी से मिलने का। लेकिन उस छोटी बच्ची के साथ होने वाले एज गैप को फ्रैंक कैसे मेंटेन करेगा, इसके लिए भी ड्रेक ने फ्रैंक को क्रायो स्लीप का ऑप्शन बताया, जिसमें फ्रैंक को अगले 10-20 सालों के लिए क्रायो स्लीप में जाना है ताकि वो तब तक जिंदा रह सके और जब इतने सालों बाद वो उठेगा तो अपनी वाइफ मैरी के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता सकेगा। फ्रैंक के लिए इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती थी, क्योंकि वो कैसे भी करके बस अपनी वाइफ मैरी के साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन ड्रेक उसे ये भी बताता है कि ये उसका एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसे में वो इसके लिए पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है, क्योंकि अभी उसका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन फ्रैंक अपनी वाइफ मैरी के साथ रहने के लिए 1% का भी चांस लेने को तैयार था। उसे एक बार मैरी से अपनी गलती की माफी मांगनी थी और बाकी की लाइफ उसके साथ बितानी थी।
प्रोसेस शुरू होता है। उधर ड्रेक फ्रैंक को क्रायो स्लीप में सुलाकर अब एक आर्टिफिशियल वूम में रखे गए वुमन एग के अंदर फ्रैंक की वाइफ के जीन्स और उसके ब्रेन की मेमोरीज को डालकर लैबोरेटरी में उसके 9 महीने पूरे होने का इंतजार करता है, ताकि वो उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सके और अपने रिसर्च के बारे में और भी श्योर हो सके। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे को 9 महीने बाद लैबोरेटरी में उस स्पेशल चेम्बर से बाहर निकाल लिया जाता है। अभी तक तो सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा कि प्लान था। उस छोटी सी बच्ची का कुछ नर्स के द्वारा स्पेशली 1 साल तक ध्यान रखा जाता है और उसकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज को एग्जामिन भी किया जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट के ही नाम पर ड्रेक उस बच्ची का नाम होप रखता है। अब धीरे धीरे करके होप 20 साल की हो गई थी और अब समय भी आ गया था जब फ्रैंक को क्रायो स्लीप से उठाया जा सके, ताकि वो आगे की लाइफ अपनी मैरी के साथ बिता सके और उसे इस बार मैरी के साथ ज्यादा समय मिल सके। धीरे धीरे करके फ्रैंक को क्रायो स्लीप से उठाया जाता है और 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे करके वो बोलने और चलने की कंडीशन में आ जाता है और उसको बीते 20 सालों की बाकी बातें भी धीरे धीरे करके बताई जाती हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार था अपनी मैरी से मिलने के लिए, जहां होप को डॉक्टर्स फ्रैंक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये उनका दोस्त है। अब फ्रैंक ज्यादा से ज्यादा समय होप के साथ गुजारने की कोशिश करता है और होप भी एक मेडिकल इंटर्न के तौर पर उसी हॉस्पिटल में चीजें सीखने लगती हैं। धीरे धीरे करके फ्रैंक और होप की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों को साथ में समय बिताना अच्छा भी लगने लगता है। फ्रैंक होप की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को नोटिस करता है, जो काफी हद तक मैरी से ही मिलती जुलती है। यहाँ तक कि होप दिखने में भी काफी हद तक मैरी जैसी ही थी। फ्रैंक को अपनी ये नई लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी। एक दिन फ्रैंक होप को लेकर लॉन्ग कार ड्राइव पर जाता है, जहाँ फ्रैंक बड़े ही ध्यान से गाड़ी चला रहा था। लेकिन 5 मिनट बाद ही होप को अचानक से कुछ होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी ऐंठने लगती है और वो जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता कि अभी तो वो दोनों अच्छे से मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और ऐसे होप को अचानक से क्या हो गया। वो बहुत घबरा जाता है और ड्रेक को कॉल करके होप को उसके पास लेकर जाता है। अपने रिसर्च को इस तरह फेल होता देख ड्रेक भी काफी परेशान हो जाता है। वो चेक करके बताता है कि मैरी के दिमाग में जो एक्सीडेंट की इमेज थी वो होप के ब्रेन ने रिकॉल किया जब तुमने इसे गाड़ी में बिठाया, और यही वजह थी कि इसे अटैक आया, क्योंकि इसके दिमाग में आज भी उस एक्सीडेंट का डर मौजूद है। खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है। इतना बोलकर ड्रेक ने उसे समझा तो दिया, लेकिन अब वो खुद फ्यूचर में होने वाली उस घटना से डर रहा था जिसके बारे में उसने फ्रैंक को नहीं बताया था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसने जो कोशिश करी थी उसकी कोशिश में कुछ तो ऐसे रिजल्ट्स भी आए थे जिस वजह से होप के साथ ये सब हो रहा था, और आने वाले फ्यूचर में होप के साथ और क्या क्या होने वाला था। आखिर कैसे वो अपने दोस्त को बताए जिसको उसने इतनी उम्मीद दी थी कि अब वो अपनी वाइफ के साथ ज्यादा समय तक लाइफ गुजार सकेगा। कैसे वो बताए कि उसकी होप उसके लिए एक समय पर लिविंग और दूसरे ही समय पर कितनी खतरनाक होने वाली थी। कभी वो फ्रैंक से मैरी बनकर प्यार जता सकती थी तो अगले ही पल में होप बनकर फ्रैंक की जान भी ले सकती थी। आखिर कैसे वो अपने इस एक्सपेरिमेंट को ठीक करे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसने खिड़की से होप का वो रूप देखा था जिसके बारे में फ्रैंक ने कल्पना भी नहीं करी थी। तो आखिर क्या हुआ था होप को और कैसे वो अचानक से इतनी बदल गई? क्या ड्रेक उसे फिर से ठीक कर पाया था या फिर नेचर के खिलाफ जाने की सजा उसे मिल गई थी? क्या हुआ था कहानी में आगे जानेंगे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।